दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और सब कुछ ठीक ठाक इसलिए भी नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर एक तरफ जहां भावी उत्तराधिकार का सवाल है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बतौर भाजपा सरकार मोदी शाह की जोड़ी की असफलताओं की चर्चा है। नया अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नहीं चुन पा रही है और इन सब के बीच संघ और भाजपा के बीच संबंधों को लेकर जिस प्रकार की चर्चा होती है वो अपनी जगह तो है ही। असल मुद्दा दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच संबंधों का उस रूप में अब नहीं होना है जिस रूप में 2013-14 के दौर में आपने देखा है। अब 13-14 की भाजपा नहीं है, अब 2025 की भारतीय जनता पार्टी है। 2013-14 के दौर में नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वस्त सिपाहसालार के तौर पर अमित शाह की पहचान थी, जबकि 2025-26 जब 26 आने को है उस वक्त नरेंद्र मोदी के लिए एक चैलेंजर और एक सिपाहसालार, इन दोनों की भूमिका के रूप में बीच में कहीं ना कहीं अमित शाह को देखे जाने की परिपाटी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर पर शुरू हो गई है। आखिर अब की भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह की भूमिका 2014 या 2019 में जो अमित शाह की भूमिका थी उससे थोड़ी अलग क्यों जान पड़ती है? आज नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह क्या मजबूरी बन गए हैं? क्या अमित शाह के लिए नरेंद्र मोदी रास्ते का अवरोधक बन गए हैं? कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के 3 बड़े राज्यों जहां से होकर दिल्ली की सत्ता का रास्ता गुजरता है, उन 3 राज्यों में अमित शाह के लिए एक रोड ब्लॉक जैसी स्थिति बना दी है? आखिर क्या कारण है कि उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है या विपक्ष में है, लेकिन लोकसभा की सीटें 30 या 30 से कम है, वहां अमित शाह को काफी हद तक खुली छूट मिली हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने या उसकी सफलता दर को बरकरार रखने के लिए जिस तरह के उपाय उन्हें करना है वो करें। लेकिन जो 3 सबसे बड़े राज्य हैं जहां 40 से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक ठीक ठाक प्रेजेंस रही है, तीनों जगह अभी एनडीए की सरकार भी है, लेकिन इन 3 राज्यों से अमित शाह को सत्ता के सिंहासन से और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति को अमित शाह कैंप के उलट कैंप वाली परिस्थितियों में लाकर एक असहज स्थिति क्यों पैदा की गई है, ये आम समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ रख सकता है। देखिए, सत्ता के करीब अपने आप को पाने वाला कोई भी व्यक्ति अपने राजदार को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाता। भारतीय जनता पार्टी में उत्तराधिकार की जंग छिड़ी हुई है और उस उत्तराधिकार की जंग में एक तरफ जहां एनडीए के अंदर नरेंद्र मोदी के लिए कहीं सुविधा तो कहीं असुविधा की स्थिति पैदा हो रही है, तो कहीं अमित शाह के लिए सुविधा कम असुविधा ज्यादा की स्थितियां पैदा हो रही है। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नए तरह की परिस्थिति है, 400 पार का नारा फेल हो चुका है, 240 पर भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है और जिस तरह से भारत की राजनीति अभी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसमें नरेंद्र मोदी के लिए इस सत्ता को सरवाइव कराते हुए किसी तरह घिसटते हुए 5 साल का कार्यकाल पूरा कराना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो इन चुनौतियों के बीच भावी उत्तराधिकार को लेकर जो सवाल है, उस सवाल के इर्द गिर्द यदि 3 दशक पहले, ठीक 30 साल पहले आंध्र प्रदेश के, अविभाजित आंध्र प्रदेश के एनटी रामाराव की परिस्थितियों को याद करें, तब उनके सबसे करीबी सिपाहसालार और उनके वित्त मंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, जो उनके दामाद भी हुआ करते हैं, उनकी तरफ से ही धोखा मिला। तो उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस सीमा तक अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी में छूट देनी है और कहां रोड ब्लॉक तैयार करके रखना है। इन परिस्थितियों को नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। 3 बड़े राज दोस्तों, 3 स्टेट और 3 स्टेट के सहारे दिल्ली की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी आज उस स्थिति में है जहां इन तीनों राज्यों से अमित शाह को कुछ तो जरूरी और कुछ मजबूरी, यानी दोनों रणनीतियों के तहत एक तरह से सत्ता प्रतिष्ठान से दूर रखा गया है। संगठन के सहारे वो अपनी अहमियत को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। तीनों जगह कुल मिलाकर 168 लोकसभा सीटें हैं, 40 से कम सीटें कहीं नहीं है। और इन 168 लोकसभा सीटों में अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में
116 सीटें जीती थी। यानी 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटें जीती थी, उसकी 40% से ज्यादा सीटें अकेले इन 3 राज्यों से जीती थी। और इन 3 राज्यों में जैसे ही उसके प्रदर्शन में गिरावट आई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों के सहारे सरकार चलानी पड़ी। लेकिन इन 3 में 2 राज्यों में तो बैसाखियां मजबूरी है, और उन बैसाखियों पर अमित शाह अपने तरीके से सत्ता का नियंत्रण चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए उन नियंत्रण से ज्यादा जरूरी, जहां एक तरफ अमित शाह को चेक एंड बैलेंस करके रखना है, तो दूसरी तरफ गठबंधन सहयोगियों को भी नाराज नहीं होने देना है। ये हालात बनाकर रखे गए हैं। तो इन हालात के लिए किस राज्य से विवेचना शुरू करें? उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र का मैंने जिक्र किया, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश चलते हैं। 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास 71 सीटें तब थी जब अमित शाह के हाथ में कमान थी, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भी नहीं थी, यानी 2014 में। लेकिन जैसे जैसे सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई, लोकसभा में भाजपा का ग्राफ गिरता चला गया। 2017 में बीजेपी के हाथ में सत्ता आई, 71 से घट के भारतीय जनता पार्टी 62 पर आ गई, और फिर 2024 आते आते भारतीय जनता पार्टी 33 पर सिमट गई। बावजूद इसके अमित शाह की भूमिका को नरेंद्र मोदी वहां बढ़ा नहीं रहे। वहां कौन से 2 लोगों को तैनात किया गया है? एक तरफ गुजरात की राजनीति में, भाजपा की अंदरूनी राजनीति में अमित शाह के साथ जिनके राजनीतिक संबंध बिल्कुल जुदा रहे हैं, अमित शाह के साथ जिनका कोई राबता नहीं रहा है, अमित शाह विरोधी कैंप की गुजरात में मानी जाती रही गवर्नर वहां की, उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राज्यपाल बनाकर पदस्थापित कर रखा है, तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के रिश्ते क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लंबे समय तक डीजीपी का मामला अटका रहा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय को जो नाम पसंद थे वो योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं थे। कई कई लोग कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर रिटायर हो गए। उत्तर प्रदेश के प्रशासन को दिल्ली के द्वारा संचालित करने की तमाम कोशिशों पर योगी आदित्यनाथ ने पानी फेर दिया। और इसके अलावा दिल्ली की सत्ता की एक महत्वाकांक्षा, यानी नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकार हासिल करने की होड़ में अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ भी हैं, ये बात पूरा देश जानता है। बावजूद इसके, ये जानते हुए नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को कंटिन्यू इसलिए कर रहे हैं कि अमित शाह को चेक एंड बैलेंस करने के लिए आनंदीबेन और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों को लखनऊ में रखना बेहद जरूरी है, ताकि शाह कैंप वहां हावी न होने पाए। शाह की सांगठनिक क्षमता को नरेंद्र मोदी जानते हैं, और जब सांगठनिक क्षमता को जानते हैं, उनकी ताकत से वो वाकिफ है, तो सिर्फ एक मुख्यमंत्री से ही काम नहीं चलता, तो एक गवर्नर भी बना रखा है। भले ही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ योगी के दौर में गिर रहा है, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में बदलाव की कोई जहमत नहीं उठाई जा रही। इसलिए नहीं उठाई जा रही कि शाह कैंप कहीं हावी न हो जाए। केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह के बेहद करीबी हो सकते हैं, ब्रजेश पाठक बेहद करीबी हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर या उत्तर प्रदेश की सत्ता में उनकी भूमिका बेहद सतही ही है। भले ही वो डिप्टी सीएम है, उन्हें दूसरे राज्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ के काम करने की शैली है, उसका कोई प्रशंसक हो या आलोचक हो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की जो अथॉरिटी होती है, उस अथॉरिटी में अपने साथ साथ किसी को पावर शेयर नहीं करने दिया है। चाहे सत्ता की सफलता हो, असफलता हो, प्रशंसा हो, आलोचना हो, वो सब कुछ झेलने के लिए तैयार है, लेकिन पावर शेयरिंग कदापि नहीं। नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता के लिए, पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए, भाजपा के अंदर के शक्ति संतुलन को नियंत्रित करने के लिए योगी आदित्यनाथ की अहमियत को समझते हैं। अब उत्तर प्रदेश के बाद जरा महाराष्ट्र की स्थिति को देखें। महाराष्ट्र में जब तक एकनाथ शिंदे की सरकार थी, तकरीबन 28-29 महीनों तक, भले ही वो सहयोगी दल के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके बारे में पूरे महाराष्ट्र में सर्वविदित था कि ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से ज्यादा अमित शाह के मुख्यमंत्री हैं। अमित शाह अब भी चाहते थे या अब भी चाहते हैं, ऐसा बताया जाता है। वहां के स्थानीय पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के बाद देवेंद्र फडणवीस ही
एक दूसरे रास्ते के कील कांटे दिखाई देते हैं, जो नरेंद्र मोदी के रास्ते में, नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार के रास्ते में जो भी लोग कंपिटिटर हैं, उनमें देवेंद्र फडणवीस भी एक हो जाते हैं। अब कील कांटे किसके लिए हैं, आप समझ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के पास 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य जरूर है, जातीय आधार पर एक उत्तर भारत का, हिंदी भाषी भारत का एक बेहद दबंग समाज, राजपूत समाज उनके साथ जरूर काफी हद तक दिखाई देता है, लेकिन कॉरपोरेट की ताकत उनके साथ नहीं है, अर्थतंत्र की ताकत योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है, वो ताकत देवेंद्र फडणवीस के साथ है। और देवेंद्र फडणवीस के साथ हर वो ताकत है जो अमित शाह के साथ है, क्योंकि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके कब्जे में मुंबई है, तो हर वो ताकत उनके पास है जो अमित शाह के पास है। संगठन की ताकत, आरएसएस की ताकत, कॉरपोरेट की ताकत, हर वो ताकत उनके पास है। लिहाजा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ना बने और एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी का मर्जर कर दें, अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करके वो मुख्यमंत्री बन जाए, ये चाहत दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस को किनारे लगाने वाली लॉबी में बहुत लंबे समय से है। बावजूद नरेंद्र मोदी की पसंद देवेंद्र फडणवीस है। दो कारणों से उनकी पसंद है। एक तरफ नागपुर से वो भी आते हैं देवेंद्र फडणवीस, और नागपुर से नितिन गडकरी भी आते हैं। तो एक तरफ नितिन गडकरी को संतुलित करने का काम, तो दूसरी तरफ अमित शाह को चेक एंड बैलेंस करने का काम। ये काम देवेंद्र फडणवीस के सहारे नरेंद्र मोदी बखूबी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के सहारे वो काम संभव नहीं था, लिहाजा एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अन्यथा आज यदि कहा जाए कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, अपनी पार्टी का मर्जर कर ले, कल वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली की सत्ता चाहने वाले लोगों को इस बात का भरोसा है कि शरद पवार के सामने मुख्यमंत्री बनकर भी कोई शरद पवार से बड़ा मराठा छत्रप नहीं हो सकता, भले ही शरद पवार की पार्टी किसी हाल में हो। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे अमित शाह के एहसान तले दबे रहेंगे, और तीसरी तरफ संघ परिवार एकनाथ शिंदे को लंबे समय तक ढोने के लिए तैयार नहीं होगा। चौथी परिस्थिति तो यही है कि जो काम नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अमित शाह नंबर 2 ही बने रहे, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ जरूरी है। महाराष्ट्र में विनोद तावड़े अमित शाह के करीबी हो सकते हैं, वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने, उन्हें तो बिहार भेज दिया गया। एकनाथ शिंदे क्यों दोबारा मौका नहीं मिला, ये सारी परिस्थितियां सबको पता है। लेकिन एक और राज्य है, बड़ा राज्य है, और जहां से दिल्ली की सत्ता का रास्ता काफी हद तक तय होता है। यूपी और महाराष्ट्र के बाद एक राज्य है बिहार। महाराष्ट्र के बारे में तो आपने देखा कि 23 लोकसभा सीटें 2014 में आई थी मोदी के करिश्मे के कारण, लेकिन 23 से घट के आंकड़ा अब 2024 में 9 पर आ चुका है। 9 सीटें मात्र भारतीय जनता पार्टी के पास है। जैसे यूपी में 71 से 33 तक का सफर 10 सालों में भाजपा ने तय कर लिया, एक बड़ी गिरावट देखी, वैसे ही महाराष्ट्र में 23 से 9 तक का सफर भी बीजेपी ने तय किया है। 48 में 23 सीटें भाजपा के पास हुआ करती थी 14 में, अब 9 पर है। लेकिन बिहार की परिस्थिति भी इससे अलग नहीं है। बिहार से अमित शाह के जूनियर मंत्री नित्यानंद राय आते हैं, वो यादव समाज से हैं। उसके अलावा सम्राट चौधरी को भी कहा जाता है कि अमित शाह के बेहद क्लोज हैं। मंगल पांडे को अमित शाह का बेहद क्लोज बताया जाता है। बावजूद इसके, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया गया। उन नीतीश कुमार को, जिन नीतीश कुमार ने कभी नरेंद्र मोदी के लिए दिया जाने वाला डिनर कैंसिल कर दिया था, उन नीतीश कुमार को जिन्होंने कभी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार में बाढ़ राहत के लिए जो सहायता दी गई थी, वो चेक वापस लौटा दिया था। बावजूद नरेंद्र मोदी की पसंद नीतीश कुमार है। कारण क्या है? नीतीश कुमार की लोकप्रियता या उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनका इस्तेमाल, ये दोनों कारण है। लेकिन इन दोनों से बड़ा कारण है कि अमित शाह को बिहार पर हावी नहीं होने देना है। क्योंकि बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, संगठन पर हावी होने की कोशिशों में अमित शाह ने काफी हद तक अपनी गहरी पैठ भाजपा में बना ली है। आज बिहार भाजपा की पूरी पौध को आप देखें, वो पूरी पौध सुशील मोदी वाले जमाने से आगे निकल चुकी है, उस पर अमित शाह की छाप दिखती है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री भले ही योगी आदित्यनाथ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के एक ठीक ठाक हिस्से पर, बड़े हिस्से पर अमित शाह का फुटप्रिंट दिखाई देता है। पर रही बात महाराष्ट्र की,
तो महाराष्ट्र में नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है, उस भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े हिस्से पर अमित शाह के ग्रूमिंग प्रोसेस का असर दिखाई देता है। तो बिहार में भी भाजपा का मुख्यमंत्री ना बने, नीतीश कुमार ही बने रहे, इससे दो मकसद सकते हैं। पहला, नरेंद्र मोदी ये मैसेज देने में कामयाब होते हैं कि अलायंस पार्टनर को भाजपा डिच करती है, ये मिथक टूटे तो कैसे टूटे, क्योंकि क्षेत्रीय दल भाजपा के खिलाफ होते जा रहे हैं। और दूसरा, नीतीश कुमार और अमित शाह में नहीं बनती, ये सभी जानते हैं। नीतीश कुमार को सामने रखकर एक बड़े राज्य से भारतीय जनता पार्टी को दूर करके रखने की जो कवायद है, और खास करके अमित शाह लॉबी को दूर करके रखने की कवायद, उसमें भी नरेंद्र मोदी को कामयाबी मिलती है। 2014 में नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए जरूरत थे, वो जरूरत के प्रधानमंत्री थे बीजेपी के लिहाज से। 2025 में जरूरी से ज्यादा मजबूरी के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। मजबूरी के प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि भाजपा में जो दूसरी पौध खड़ी हो रही है, उस दूसरी पौध में अमित शाह के साथ अपनी पर्सनालिटी के प्लस एंड माइनस है, योगी आदित्यनाथ के साथ अपने प्लस और माइनस है, देवेंद्र फडणवीस के साथ अपने प्लस एंड माइनस है। और जो लोग सबको साथ लेकर चलने में सक्षम है, वो नरेंद्र मोदी की पीढ़ी के नेता हैं। तो अब नरेंद्र मोदी जाएंगे तो नरेंद्र मोदी की पीढ़ी के लोगों को कमान सौंपी जाए, इसके लिए तो संघ भी तैयार नहीं है, चाहे राजनाथ सिंह हो या नितिन गडकरी हो। अध्यक्ष का मामला उलझा हुआ है। जेपी नड्डा की तरह का प्रतिबद्ध और नरेंद्र मोदी में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी को नहीं मिल पा रहा। जेपी नड्डा मोदी को भी खुश रखते थे, शाह को भी खुश रखते थे। और नड्डा की तरह से कोई ऐसा व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच बैलेंस बनाकर चले, संतुलन की परिस्थितियां बना करके रखे, उस तरह का व्यक्ति भाजपा को अध्यक्ष पद के लिए मिल नहीं रहा। और जो ढूंढा जा रहा है उनके बारे में कहीं ना कहीं संदेह जरूर है कि कहीं ये मोदी के पक्ष में तो नहीं झुक जाएंगे, ये शाह कैंप को लगता है, और वहीं मोदी कैंप को लगता है कि कहीं ये शाह के आदमी तो नहीं निकलेंगे। ये परिस्थिति बीजेपी के अंदर बनी हुई है। मोदी और अमित शाह के बीच काम करने को लेकर जितनी आजादी अमित शाह को मंत्री के तौर पर पूरी कैबिनेट में मिली हुई है, उतनी आजादी अश्विनी वैष्णव के सिवा किसी दूसरे मंत्री को नहीं मिली है, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी को भी नहीं मिली है। लेकिन बावजूद इसके उस आजादी के लिए अमित शाह दिल्ली नहीं आए। अमित शाह को गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, ये सभी जानते हैं कि उनकी इच्छा के बावजूद नहीं बनाया गया, क्योंकि गुजरात नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है और गुजरात में राजनीति के अलावा दूसरे मामलों में अमित शाह को दखल देने की पूरी आजादी भले दे दी गई, लेकिन गुजरात की सत्ता चलाने और सत्ता संचालन में अभी भी नरेंद्र मोदी का पूरा दखल है, आनंदीबेन पटेल का भी पूरा दखल है। तभी इन दोनों के चहेते भूपेंद्र पटेल वहां मुख्यमंत्री बने हुए। तो बिहार भी अमित शाह के हाथ में नहीं, बिहार की सत्ता भी नहीं, यूपी की सत्ता भी नहीं, महाराष्ट्र भी उनके कंट्रोल से बाहर, और गुजरात तो खैर नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत रुचि का विषय है, तो अमित शाह के लिए वहां ज्यादा कुछ कम से कम राजनीतिक तौर पर बोलने का अवसर भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मोदी और अमित शाह के बीच 2014 वाले समीकरण की तलाश करने वाले लोगों को निश्चित तौर पर निराशा हाथ लगेगी, और इसमें न तो नरेंद्र मोदी का कोई दोष है और न ही अमित शाह का कोई दोष है। दरअसल सियासत में महत्वाकांक्षा ऐसी चीज होती है जहां हर नंबर 2 के अंदर यह चाहत होती है कि वो नंबर 1 की कुर्सी तक पहुंचे। कोई ऐसा नंबर 2 नहीं रहा है किसी भी दौर में जिसके अंदर नंबर 1 पर पहुंचने की चाहत नहीं रही हो, चाहे वो कांग्रेस के शुरुआती दौर में मोरारजी देसाई रहे हो, चाहे वो मोरारजी देसाई के दौर में चौधरी चरण सिंह रहे हो, चाहे राजीव गांधी के दौर में विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे हो, नरसिम्हा राव के दौर में अर्जुन सिंह रहे हो, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में लाल कृष्ण आडवाणी रहे हो, मनमोहन सिंह के दौर में प्रणब मुखर्जी रहे हो। सबके अंदर ये चाहत थी, और ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, ह्यूमन नेचर है, इसे बदला नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी भी इस पूरे खेल को बखूबी समझते हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर अमित शाह न हो जाए, ये करने के लिए, उनकी ताकत को सीमित रखने के लिए 3 राज्यों को एंटी अमित शाह कैंप के हाथ में सौंप कर रखना, ये नरेंद्र मोदी की सियासी मजबूरी है। भले ही ये तीनों राज्यों के नेता नरेंद्र मोदी के ग्रिप में भी ना हो, लेकिन एंटी अमित शाह तो है, ये सोचकर भी बाहर रखना ये नरेंद्र मोदी की सियासी मजबूरी है। आगे देखिए भारतीय जनता पार्टी की सियासत
और कौन सा शेप लेती हुई दिखाई देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।